यस, ये किन लोगों के नाम है जिसमें टिक है वो, जिसमें टिक है और भी कंप्लीट है, और जिसमें क्रॉस लगा है और भी कंप्लीट नहीं है। किसकी किसकी नहीं कंप्लीट है? हिमांशु, मैंने तो बोला मैं नहीं कंप्लीट हूँ। मैं देखूंगा पर्सनली आके देखूंगा इनके नोट्स कंप्लीट नहीं है वो लोग खड़े हो जाएंगे अपने आप, या जिन्होंने नोटबुक नहीं बनाई। लकी, रोहन, शिवराज, हिमांशु। लकी कंप्लीट है क्या? हाँ, तो फिर खड़े हो जाओ। कंप्लीट है? हाँ देखो, दीपांशु और शिवराज कौन? दीपांशु कौन? शिवराज? ये चित्र नहीं बनेगा। क्यों चित्र भी नहीं बना? अरे ये चित्र जब कॉपी मंगाई तब बता रहे चित्र नहीं बना। कंप्लीट करना चाहिए। मेरा चित्र ये बहुत हार्ड है। डायग्राम बनाओ पूरा, ठीक है? कब तक कंप्लीट करोगे आप? हाँ? कंप्लीट करना चाहिए। किसी का लेकर कंप्लीट करिए फटाफट, ठीक है? एक बार अगर आप रेस में एक दो क्लास में पीछे छूट गए तो सब उड़ जाएगा दिमाग, कुछ समझ में नहीं आएगा। जितने टाइम पे बस आ रही है उतने टाइम पे करेक्ट पहुंचिए, उसको पकड़िए टाइम से, नहीं तो एक बार छूट गई तो समझेगा नहीं कि यात्रा कहाँ की हो रही है, ठीक है? चाहे टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, बीच में टॉपिक में आप पढ़ना चालू करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और डेली रिवाइज करना है पीछे का, ठीक है? पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको लग रहा है कि ये नोट्स मिल गए तो बस बहुत कुछ हो गया, ऐसा नहीं है, सब भूल जाता है। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा साल के एंड तक। हाँ धनराज, क्या हुआ? तुम तो रेगुलर अटेंड कर रहे हो। तो मालूम है तुम्हारा कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये लोग इनकी हिमांशु कंप्लीट नहीं, नोटबुक कंप्लीट नहीं है। कब तक करोगे कंप्लीट? कंप्लीट कब तक करोगे? आप लोग कंप्लीट करके मुझे कल दिखाएंगे, ठीक है? नहीं दिखाएंगे तो फिर क्लास अटेंड नहीं करोगे आप, ठीक है? कल की क्लास आपकी मिस हो जाएगी, या तो आना ही मत, सबसे बढ़िया, ठीक है? बैठो बैठो। यस, बहुफ्रूटता आज हमें पढ़ना है, एपोमिक्सिस पढ़ना है, असंग जनन पढ़ना है, ठीक है? सीड के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है? एम्ब्रियो के बारे में, भ्रूण कोश के बारे में, बीज के बारे में, भ्रूण कोश के बारे में, भ्रूण कोश नहीं, भ्रूण कोश तो हो चुका है, भ्रूण कोश के बारे में, एंडोस्पर्म, ठीक है? इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए, है ना? यस बॉयज, लास्ट में सबसे लास्ट कौन है? बायो के ये सब लास्ट में, मैथ्स के, तो फिर आप जाइए। नहीं है तो आपको यहाँ नहीं बैठना, इस क्लास में नहीं बैठना, ठीक है? प्लीज कोऑपरेट। यस, आप ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएगा कि हाँ जितने लोग बैठे हो वो सब सेम सब्जेक्ट और सेम विषय से संपर्क करते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं? ठीक है, बताइए मुझे डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? लकी?
डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन क्या होता है, क्या समझते हो? एक लाइन में बताओ, आपको पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं, एक लाइन में बताओ आपको क्या समझ में आता है डबल फर्टिलाइजेशन, आप क्या समझते हो इससे? दोहरा निषेचन। नेक्स्ट आओ आप बताओ, दोहरा निषेचन क्या है? सरल भाषा में आप क्या समझते हैं? क्यों नहीं पढ़ के आ रहे हो आप? धनराज कल अटेंड किया था ना, क्या समझते हो आप? डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। यार हिंदी में पढ़ा रहा हूँ उसके और नोट्स भी दे रहा हूँ। पहले तो आप लोग रो रहे थे पिछली क्लास में, नोट्स नहीं मिल रहे, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये पढ़ें वो, है ना? अब नोट्स भी दिए तो भी आप, इसीलिए साबित मैंने पहले ही कहा था, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, चाहे नोट्स दो चाहे ना दो, ठीक है? ये तो सिर्फ एक बहाना है, आप लोग सिर्फ टीचर के ऊपर ठोकते हो। जाके पिछले बार मैंने देखा कुछ बच्चे का एक टीचर किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर की कंप्लेंट कर दी जाती, बोले कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या पढ़ा है। तो वो सर गए, उन्होंने 2-3 सवाल पूछे, वो बता ही नहीं पाए, सरल सवाल नहीं। उसके बाद बोला ठीक है, कल मैं टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाने के बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगले दिन आप बताना चाहो। उसके अगले दिन फिर बुलाया उसको, फिर उससे 3-4 सवाल पूछे उसी टॉपिक के जो अगले दिन पढ़ाया, फिर भी वो एक सवाल का भी जवाब नहीं देता है। जैसे आप लोगों की स्थिति ऐसी, तो उससे ये साबित हो गया कि बच्चों की ही गलती होती है, टीचर की क्या गलती? मैं ना भी पढ़ाऊं एक भी चीज तो भी आपको ही पढ़ना है, ये आपकी गरज है, हमारी गरज नहीं है। आप समझ रहे बात को कि नहीं? आपको पास होना है, आपको करियर बनाना है, हम सिर्फ सहायक मात्र हैं, ठीक है? रास्ते में कोई अगर कठिनाई आ रही है तो उसको हटाने मात्र के लिए है, थोड़ा हेल्प करने के लिए, बाकी पूरी जंग लड़ाई आप ही को लड़नी है, ठीक है? ये आप सोचो ये बोल के पिला देगा टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे टीचर वैसे ही पढ़ाते हैं, किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी का अलग है, लगभग सब अच्छे पढ़ाते हैं, टीचर कोई बुरा नहीं पढ़ाने आता है, लेकिन आप लोग आउटपुट नहीं दे रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है? यस नेक्स्ट आप बताइए, त्रिसंलयन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट त्रिसंलयन, खुशी त्रिसंलयन ना ना देखना नहीं, क्यों देख रहे हो? मैं सवाल दूसरा पूछ लूंगा, आप लोगों को लगता है पूरे जितना आपने पढ़ा है उसमें से कुछ भी पूछ लूंगा, आप लोग पढ़ पाओगे इस समय? मैं जानबूझ के आधा घंटा लेट आया कि आप लोग रिवाइज कर पाओ, वाइवा बोला। नेक्स्ट त्रिसंलयन, अरे पूरा दिन आपको दिया कल पढ़ने के लिए और छोटे से नोट्स हैं, 40 मिनट का लेक्चर, वो भी आपको नहीं समझ रहा। यस पांडे जी आप बताइए, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जहाँ से होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन में पोर्शन होता है, पॉलन ग्रेन में परागकण में पोर्शन होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। डोंट रॉन्ग, बताना नहीं, उसको क्या कहते हैं? आप बताइए उसे क्या कहते हैं? तुक्का तो मारो, कुछ तो एफर्ट करो, तुक्का ही मारो। अरे ज्यादा ज्यादा गलत होगा लेकिन कोशिश तो करो, सोचो तो दिमाग में। और जब आप तुक्का मारते हो तो कम से कम टीचर को ये लगता है कि ये कोशिश तो कर रहा है, क्या कर रही है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें ऐसा कौन से पोर्शंस होते हैं जहां से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है स्टिग्मा के ऊपर वर्टिकल? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आती है, ग्रो करती है? अच्छा यही बता दो, कौन से सेल से ग्रो करती है, कौन से कोशिका से ग्रो करती है? चलो दो ऑप्शन देता हूं, काई कोशिका, जन्म कोशिका। किस कोशिका से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है?
और कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका से जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है तो वो कहाँ से निकलेगी? क्या एक्साइन को तोड़ सकती है? एक्साइन तो बहुत टफ है। एक्साइन इंटाइन 2 लेयर थी ना, एक्साइन तो बहुत टफ है, उसको तोड़ सकती नहीं। लेकिन उसके लिए निकलने के लिए कुछ कोर्स थे, उसे क्या कहते हैं? जिस कोर्स, जिस छेद से, जिस छिद्र से, जिस होल से वो ट्यूब ग्रो होके बाहर आ रही है उसको क्या कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस। क्यों अवंतिका, क्या कहते हैं? जन्म कोर, जन्म छिद्र। सब बता दिया, उसके बाद भी बस मुंह में रखा था तो भी आप नहीं बता। क्यों ऐसा? नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा घर जाकर? कोशिश तो की होगी? नहीं लिखा है, कॉपी में लिखा है कि नहीं? तो वो बस क्या वो सजावट के लिए? रिया आपका तो बैठना बनता है, पढ़ के आते हो, जो पढ़ के आता है उसको रिस्पेक्ट मिलनी नहीं चाहिए। क्यों? जो नहीं पढ़ रहा है, जो टीचर का कहना नहीं मान रहा है, उसको दंडित होना पड़ेगा। बताओ आप, 3 से लेन बताओ। एक न्यूक्लियस का और हैप्लॉइड, आप देखो, आप रटो मत, आप ये इमेजिन करो मैंने बताया गया किस चीज का निषेचन हो रहा था? 3 संलयन में किस चीज का निषेचन हो रहा है? इमेजिन करो। नेक्स्ट, 3 संलयन में किन चीजों का निषेचन हो रहा है? ओव्यूल निषेचन कैसे कर सकते हैं? निषेचन तो कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स, स्पेशल सेल्स होते हैं, वो करेंगे ना। ओव्यूल तो बीजांड है, वो तो एक कवच की तरह है, वो एक चैम्बर की तरह है। नेक्स्ट, तीन हैप्लॉइड, और वो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ, केंद्र कहाँ से आते हैं? हाँ, कहाँ के होते हैं? एक पराक्षर का हुआ, जोर से बोलो, नाश्ता नहीं किया? हाँ, मैं नाश्ता बिना किए आया हूँ तो मेरी आवाज लास्ट तक शायद पहुंच रही है। आप लोग को सब डरना क्या है? हाँ, क्या मेरे 10 शेर है रावण जैसे? बताओ। 3 जो केंद्रक थे वो कहाँ से आते हैं? एक तो आपने बताया परागकण का आता है, ठीक है, चलो करेक्ट है। बाकी 2 कहाँ से आते हैं? लो, रिवाइज करो। नेक्स्ट, दीपाली, बाकी 2 केंद्रक कहाँ से आते हैं? कहाँ से? एंडोस्फेयर न्यूक्लियस? नहीं, ये सही आंसर नहीं है। आप करीब हो आंसर के, लेकिन सही नहीं है। अवंतिका, बाकी 2 न्यूक्लियस कहाँ से आते हैं? पॉलन ट्यूब से। एक तो उन्होंने बताया कि, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? जो 3 संलयन हुआ, उन्होंने क्या बताया? 3 सेल का फ्यूजन हुआ, ठीक है? हाँ, सेंट्रल सेल से आते हैं बाकी 2। एक कहाँ से आता है? पॉलन ट्यूब से आते हैं, परागकण से। 2 जनन क्या थे? कोशिकाएं। तो उसके 2 केंद्रक थे ना, एक जाके X से मिल गया और एक केंद्रक सेल के पास चला गया, सेंट्रल सेल के पास। सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस थे? 2। तो 2 सेंट्रल सेल से आए और एक परागकण से आया। स्रोत उनका ये है, और तीनों ने मिलके ट्रिपल फ्यूजन किया, 3 संलयन। नेक्स्ट, आप मुझे बताओ, मनुष्य की गुणसूत्रता कितनी होगी? मनुष्य की गुणसूत्रता क्या होती है?
आपको पता है ये बोर्ड का सवाल है, कल पेपर लेकर आऊंगा आपको दिखाऊंगा सबको। ये बोर्ड का सवाल है इस बार का, आपके पेपर में आया है, मनुष्य की गुणसूत्र का सीधा सीधा जो मैंने, और मुझे मालूम भी नहीं था, मैंने ऐसे ही बताया था आप लोगों को, एग्जाम्पल के रूप में बताया था। और मैंने कल पेपर देखा, वो क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट आया है। आपको किसी ने बताया है, ड्रॉप किया, याद होता है तो तुरंत पता होता है नहीं? दोस्तों की हेल्प ना करें, आप दोस्तों को प्रॉम्प्ट करके बता के उनका नुकसान कर रहे हो। जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको मदद करो। कैसे? जब वो पूछे बताना बताना बताना, तो उसको बोला भाई चल पढ़ के दिया है, अपने आप जवाब दे, ठीक है? अगली बार से पढ़ के आएगा तो तुम्हारी दोस्त का भला होगा ना। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? सच्चा दोस्त कौन है? जा पनिशमेंट झेल गया, मैं चाहता हूँ दिल से कि तू इम्प्रूव करे, तू बेटर बने, अच्छा बने। अगर आप उसको बचाते फिरोगे हर जगह है, बाबू बना के रखोगे उसको, है मेरे दोस्त को कोई कष्ट ना हो, कोई फायदा नहीं है ऐसी दोस्ती। दोस्त को अगर सबके सामने कोई कुछ, मान लो उसके साथ कोई अन्याय कर रहा है, अन्याय, तो आप उसका स्टैंड लो, ठीक है? असली दोस्त क्या होता है? सबके सामने अगर कोई उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप स्टैंड लो कि आप गलत कह रहे हो, मेरे फ्रेंड को ऐसे मत बोलो। लेकिन कॉर्नर में ले जाके जब ये मैटर हो जाए तो ले जाके उसको डांटे, चिल्लाए कि गलती तेरी भी थी साले, समझ रहे हैं? वो होता है अच्छा दोस्त। जो दोस्त गलतियां बताए, कमियां बताए, ना कि बचाए। तो आप सब लोग खड़े होकर पढ़ाई करेंगे, राइट? जितने लोग खड़े हैं। हाँ जी हिमांशी जी, आपकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है? अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, आप बैठ सकते, ठीक है? वर्तिकाग्र पर जब पॉलन ग्रेन गिरता है आकर परागकण, ठीक है, तो वो पहचानता है उसे कि ये मेरी जात का है कि नहीं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए कि एक्सेप्ट कर देना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया, इसको हम क्या कहते हैं? आप सवाल समझे, कोई बताना नहीं, आप सवाल समझे मैंने क्या पूछा? वर्तिकाग्र था स्टिग्मा, उसमें पॉलन ग्रेन आके गिरा, ठीक है, लैंड किया। उसके बाद क्या होता है? स्टिग्मा डिसाइड करता है कि पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। वर्तिकाग्र डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि परागकण को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। क्यों? किस आधार पे? कि ये मेरी जात का है कि नहीं, ये बाहर की जात का तो नहीं है, ठीक है? तो वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप लोगों को मैंने क्या कहा था? 3-4 बार पढ़ना जाके, और पढ़ते टाइम नहीं, अभी भी वीरता दिखाने की जरूरत नहीं है, जिससे मैं पूछ रहा हूँ उसी को वीरता दिखाना। यस, दैट इज व्हाई यू ऑल पीपल विल स्टैंड अप एंड आप खड़े खड़े हो के आंसर करें, ठीक है? आज की क्लास किसी को पता नहीं। चांस मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट क्लास में चांस मिलेगा। हाँ जी बॉयज, ठीक से खड़े होइए, क्या कर रहे हो आप? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने देखा है जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरे लेक्चर में खड़ा रहता हूँ, बैठता हूँ नहीं? तो आप लोग भी खड़े रह सकते हो, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, मेंटेन साइलेंस, शांत रहिए, शांत रहिए। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, लेक्चर सुनिए ध्यान से। बैठ के कौन सा समझ में आ रहा है? देखिए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं बंद करके चला जाऊंगा लेक्चर का, और फिर जाने से पहले कंप्लेंट भी होगी आपको, ठीक है? प्लीज कोऑपरेट, ठीक है? पनिशमेंट एक अच्छी चीज है, इसको एक सौभाग्य की तरह लीजिए।
अगर यदि लाइफ में आपको किसी ने पनिश किया है तो आपका सौभाग्य है, इसको सौभाग्य मानिए। यस, किसानों के सामने एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, ठीक है, कि उन्हें हर साल जो अच्छी वैरायटी के बीज होते हैं वो खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, अच्छी वैरायटी जो बेस्ट पॉसिबल वैरायटी होती है, आपको सबको पता होगा, मार्केट से लाते हैं खरीद के, फिर उसके बाद उगाते हैं। क्या ये बीज वो खुद नहीं बना सकते? रखते हैं, कई बार क्या होता है अच्छी वैरायटी के बीज रख लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी क्वालिटी कम होने लगती है। वो पीछे का दरवाजा क्यों बंद किया यार? चलो पंखा अभी क्या जरूरत है? अच्छा काटते हैं काफी। अच्छा नहीं काटते, वो अवंतिका वो डोर बंद कर। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? किसानों के सामने एक समस्या है कि उन्हें हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं अच्छी वैरायटी वाली। अगर वो वही अपनी फसलों से प्राप्त बीज अगर रखे रहें और उन्हीं से फसल कंटिन्यूसली उगाते रहें तो उन बीजों की पीढ़ी दर पीढ़ी क्वालिटी गिरती जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्यों गिरेगी? जरा बताइए। आप देखिए, एक फ्लावर था और दूसरा फ्लावर था, इनके बीच में निषेचन करा के मैंने सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीड प्राप्त किया, बीज प्राप्त किया। दो बेस्ट फ्लावर्स, दो बेस्ट प्लांट्स के बीच में निषेचन करा के मैंने बेस्ट क्वालिटी का सीड प्राप्त किया, ठीक है ना। और ये मार्केट से मैं खरीद लाया, किसी ने कराया आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करके, है ना, कृत्रिम, क्या कहते हैं, कृत्रिम, हाँ, सक्रियकरण करा के किसी ने बेस्ट बीज बनाया। अब मैं इसको लेकर आया, मैंने अपने खेतों में डाल दिया, ठीक है, इसके प्लांट्स बन रहे हैं, ठीक है, प्रोजनी हुई, अच्छी क्वालिटी मुझे मिली, लेकिन उनमें से क्या किया मैंने, कुछ बीज बचा लिए कि मैं अगले साल लगाऊंगा, ठीक है। अब जब मैं उन बीजों को लगाऊंगा जो इससे पैदा हुए प्लांट्स के बच्चे थे, ठीक है, उनके जो बीज लगेंगे वो उनको क्या करना पड़ेगा, आगे अपनी भावी पीढ़ी में अच्छी वैरायटी पैदा करने के उनको भी क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तभी तो देखो क्रॉस किया था ना यहाँ पे, ये क्रॉस पॉलिनेशन है ना, स्वपरागण नहीं है, क्रॉस करके मैंने बनाया था। अब उसने क्या किया, खरीदेगा नहीं, मेरे से नहीं ले रहा, लेकिन वो सोच रहा है कि अपने ही खेतों से जो बीज उसे मिले हैं थोड़े रख लेगा और सोचेगा इसी को लगा दूंगा। तो जब लगाएगा भावी पीढ़ी में कई बार जब ऐसे करेगा तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन वो उस तरीके से करा पाएगा जैसे मैंने कराया था? नहीं, उसके लिए पॉसिबल, उसके पास उसके उतनी टेक्निक्स नहीं है, ठीक है, उतनी ट्रेनिंग नहीं है, और यदि कराता भी है तो ये बहुत मेहनत का काम है, ये बहुत, इसमें खर्चा बहुत आएगा। आर्टिफिशियल ब्रीडर्स ही ये सब कर पाते हैं, ठीक है। तभी तो बीज भंडार क्यों अलग बनते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल ब्रीडर्स ही करा पाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो किसानों को एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उन्हें बार बार बीज अच्छी क्वालिटी के खरीदने जाना पड़ता है ना। इसका सोल्यूशन क्या है, आप बताइए, इसका सोल्यूशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन अगर करेगा वो तो उसके लिए संभव नहीं है, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसको हार्डवर्क है बहुत अच्छे बीज बनाने के लिए। हर बार उसको हाइब्रिड वैरायटी चाहिए। कैसी वैरायटी चाहिए? हाइब्रिड। इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होकर जो बीज मिलेगा उसे हाइब्रिड सीड कहते हैं, हाइब्रिड, ये बेस्ट सीड होता है। तो उसे हर बार हाइब्रिड सीड अगर चाहिए तो मार्केट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल ब्रीडर से ही उसे अवेलेबल होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बात समझ में आई? तो होता ये है कि कुछ पौधों ने, इसकी समस्या का समाधान अभी हम देखेंगे। कुछ पौधों में क्या होता है, बीज बनता है बिना निषेचन के। अगर आप सोचो निषेचन की जरूरत ही ना पड़े, ये बीज बना, इसको मैंने उगाया और इसको निषेचन की जरूरत नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं, पर परागण की जरूरत नहीं है, तो इससे जो फसल बनेगी वो भी इसी के जैसे हाइब्रिड होगी और वो भी फिर उसी के जैसे हाइब्रिड होगी, क्योंकि उसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनते हैं बिना निषेचन के, बिना निषेचन के। अब आप पूछिए सवाल कि बिना निषेचन के बीज कैसे बने? बीज का मतलब ही है निषेचित बीजांड। बीज का मतलब क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ऐसा ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो चुका है, जो निषेचित हो चुका है, ठीक है। तो फिर बिना निषेचन के कैसे बीज बनेगा?
आप बताइए क्या हो सकता है तरीका? बिना निषेचन के बीज बन सकता है? भ्रूण कैसे बनेगा? बीज क्या है? भ्रूण है, एम्ब्रियो, सीड, एम्ब्रियो ही तो है। कैसे बन रहा है? बिना निषेचन के कैसे बनेगा? कुछ पादपों में ये काबिलियत है, ठीक है ना? कुछ पादपों में ये काबिलियत है। कैसे करते हैं, कैसे बनेगा? जैसे सपोज मैंने यदि बताया कि एग सेल कैसे बन रहा था, एग सेल उसका मियोसिस हुआ था, न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल बना था उससे, न्यूक्लियस से, है ना? मेगास्पोर मदर सेल बना था, ये भी 2n था और ये भी 2n था। उसके बाद मियोसिस होता है, ठीक है? मियोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, यानी ये 2n था तो n मुझे एग मिलेगा, राइट? इतना आपको समझा, ठीक है? अगर मैं ये कहूं कि मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस ना हो और वो ऐसे का ऐसे ही रहे, ऐसे का ऐसे ही, और एक्स सेल में कन्वर्ट हो जाए, यानी तो उसकी गुणसूत्रता क्या रहेगी? 2n रहेगी। अगर मियोसिस नहीं हो रहा है तो, मियोसिस नहीं हो रहा है तो उसकी गुणसूत्रता 2n ही रहेगी। तो होता क्या है, ऐसे एक्सेल से भ्रूण बनता है जिसका मियोसिस नहीं हुआ है, समसूत्री विभाजन नहीं हुआ, तो उससे क्या बनेगा? उससे बीज बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा और उसकी गुणसूत्रता 2n रहेगी। वो फर्दर डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर कुछ काबिलियत ऐसी डेवलप हुई, जेनेटिक लेवल पर कुछ काबिलियत है उसके पास कि वो बिना मियोसिस किए भ्रूण बनाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं? तो उसकी गुणसूत्रता 2n रहेगी और उसी से बिना परागकण की जरूरत ही नहीं उसे, इसी से ही वो भ्रूण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 2n था, यहाँ पे भी 2n था। तो सब लोग पढ़ के आएंगे और नहीं पढ़ के आए तो वही प्रॉमिस करते हैं, ठीक है? बैठो, सब लोग बैठो। यहाँ तक आपको समझा? किसको समझा? बिना निषेचन के भ्रूण कैसे बनेगा? किसको समझा? किसी को डाउट है इसमें? नहीं समझा? देखिए, जो गुरु बीजाणु बना था, गुरु बीजाणु फीमेल फ्लावर, ठीक है? वो कैसे बना था? समसूत्री विभाजन से। किसका हुआ था? मेगास्पोर मदर सेल का। अगर मेगास्पोर मदर सेल का ऐसे ही वो बिना समसूत्री विभाजन के ऐसे ही भ्रूण कोश में आ जाए, समझ रहे हो? भ्रूण कोश में ऐसे ही डेवलप हो बिना समसूत्री विभाजन के, तो उसकी गुणसूत्रता कितनी रहेगी? 2n। और वो अगर एग का फॉर्म ले लेता है सपोज, तो ये खुद ही मेगास्पोर मदर सेल ही भ्रूण बन जाएगा। ये काबिलियत है, स्पेशल कैपेबिलिटी, जेनेटिक कैपेबिलिटी डेवलप होती है, ठीक है? कुछ पौधों में ऐसे चेंजेस आते हैं, है ना? जैसे आपने देखा है कैंसर सेल्स, उनके अंदर काबिलियत क्या हो जाती है? बार बार डिवाइड होने, ठीक है ना? तभी तो ट्यूमर बनाते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो इनके अंदर ऐसी काबिलियत है कि ये बिना मियोसिस, ठीक है? ऐसे एग सेल, मैंने क्या कहा? ऐसे एग सेल जो बिना मियोसिस के बने, बिना समसूत्री विभाजन के बने हैं, उनसे यदि भ्रूण बनता है, उनसे यदि भ्रूण बनता है या सीड बनता है, बात वही भी ना? तो ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक सीड्स, एपोमिक्टिक सीड्स, ठीक है? और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इसको बोलते हैं असंग जनन। क्या कहते हैं? जनन, असंग जनन। अब देखो इसमें शब्द से ही समझ में आ रहा है, असंग, बिना संग के जनन हुआ है, बिना फर्टिलाइजेशन के। मेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, फीमेल ने अपने आप ही उसको भ्रूण बना दिया, असंग जनन। और एपोमिक्सिस से क्या पता चल रहा है? एपो मींस अवे एंड मिक्सिस मींस मिक्स होना। कुछ मिक्स हुआ ही नहीं यहाँ पर, ठीक है? मिक्स कुछ हुआ ही नहीं, असंग जनन, बिना संग के जनन।
फीमेल मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, अपने आप ही उसका ब्रूड बनता है, सीड बनता है। तो ऐसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असंजनन, एपोमिक्सिस। और ऐसी प्रक्रिया से जो सीड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक सीड्स, असंजनित बीज। ठीक है, असंजनित बीज। और कैसे बन सकता है असंजनित बीज? मैंने बताया था ये भ्रूण कोश है, ठीक है, यहाँ पे क्या थे? सेल्स थे, ठीक है। सपोज इसका फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है, और बाहर जो न्यूक्लियस सेल्स है, न्यूक्लियस सेल्स किसी पौधों में इनकी गुणसूत्रता सबकी कितनी है? 2n है, 2n ही है ना, बाहर वालों की न्यूक्लियस की जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना। तो मान लीजिए ये ग्रो होके एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, तो ये भी क्या बना सकते हैं? ब्रूड बना सकते हैं। न्यूक्लियस के सेल्स भी क्या बना सकते हैं? ब्रूड बना सकते हैं, इसमें एंटर कर जाए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एंटर करे, कई सारे न्यूक्लियस है तो कई सारे एंटर कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग तरीके की प्रक्रिया हमने देखी है। इसमें क्या होता है? कई सारे भ्रूण आपको मिलेंगे इसके अंदर। जनरली हमने क्या देखा था? जनरली क्या होता है? एक बीजांड में एक ही भ्रूण बनता है ना, एक बीजांड में एक ही बनता है। इसमें इस प्रक्रिया में जिसमें न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा, न्यूक्लियस के सेल्स अंदर आ जाएंगे, वो क्या करेंगे? खुद में ही भ्रूण बनाएंगे, निषेचन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और कितने सारे? कई सारे भ्रूण बनेंगे, कई सारे भ्रूण किसके अंदर? एक बीजांड के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर कई सारे भ्रूण बनेंगे। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी, कई सारे एम्ब्रियो हैं। बहुभ्रूणता, कई सारे भ्रूण हैं, ठीक है ना, बहुभ्रूणता, समझ रहे हैं? तो बहुभ्रूण ये जो लेकिन ये जो बहुभ्रूणता ये भी क्या है? ये भी तो एपोमिक्टिक सीड ही है, बिना निषेचन के हुआ है, बिना असंजनन के। ये भी बिना संजनन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के हुआ है। ये भी तो बिना निषेचन के बना है ब्रूड इसमें, और उस प्रोसेस में भी बिना निषेचन के बना था जिसमें मियोसिस नहीं हुआ था, है ना। आप समझ रहे हैं? एग सेल बिना मियोसिस के बन गया, बिना समसूत्री विभाजन के बन गया। दोनों प्रोसेस में क्या हुआ? दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है? बिना निषेचन के बीज बन रहा है। और ऐसे बिना निषेचन के जो बने हुए बीज होते हैं उनको क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक सीड्स। क्या हुआ? होशियारी। और अगर न्यूक्लियस के सेल्स भ्रूण कोश में घुस जाए, एंटर कर जाए और वो भ्रूण में डेवलप हो जाए, ठीक है ना, सीधी सी बात है, तो उसे मेल पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, नर युग्मक जो था उसकी जरूरत ही नहीं है। ये 2n का यही अंदर घुस गया 2n, और इसी ने भ्रूण बना दिया कई सारे। तो कई सारे भ्रूण बनेंगे, न्यूक्लियस से बनने वाले कई सारे भ्रूण, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। और ये दोनों असंजनन का उदाहरण है। असंजनन इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, आप समझ रहे? असंजनन बिना निषेचन के सीड बनना। जनरली ज्यादातर केसेस में क्या होता है? निषेचन जरूरी है, फर्टिलाइजेशन जरूरी है, तभी सीड बनता है, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी पौधे में क्या होता है? मेल फीमेल इतनी स्ट्रांग हो जाती है, झांसी की रानी बन जाती है, होती है, मेल पार्टनर की जरूरत ही नहीं। हालांकि झांसी की रानी को ऐसा नहीं था कि मेल पार्टनर थे उनके, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप ही, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? अब इससे फायदा क्या है किसान? मैंने किसान की एक समस्या का जिक्र किया कि उसे बीज, नए नए बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज बार बार लेने जाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से जो हाइब्रिड बीज मिलते हैं, हाइब्रिड बीज, वो बार बार उसे खरीदने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड बीज लगाना, हाइब्रिड बीज प्राप्त करना एक बहुत कठिन प्रोसेस है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना, और ये ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स द्वारा। हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉस ब्रीडर्स होते हैं, वही कर सकते हैं, ठीक है ना, सब लोग नहीं कर सकते। अगर किसान कर लेता तो उसको बीज लेने की क्या जरूरत है? अपने जो खेत में हुए अच्छी वैरायटी उसी के बीज रख लेता,
लेकिन जो उसकी फ्यूचर पीढ़ी होगी उसको भी क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी, और क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए टाइम, मनी काफी ज्यादा एक्सेस में जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है? इसका फायदा किसान को मिल सकता है यदि पौधे, जैसे उसको एक अच्छी वैरायटी का बीज लाया, ये हाइब्रिड बीज लेकर आया मार्केट से, और यदि ये क्रॉस पॉलिनेशन ना करे, डिपेंडेंट ही ना हो, अपने आप ही ये बनाता जाए, जिसके जो प्रोजेनी होगी, भावी पीढ़ी होगी, वो ऐसे इसी के तरीके के अगर पेड़ पौधे बनाता रहे, समझ रहे हैं, तो उसे किसान को बीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी के बीज बार बार लगाता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या कौन सी काबिलियत है? असंजनन की। इसके अंदर कौन सी काबिलियत है? असंजनन की। इसको जरूरत ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये एपोमिक्टिक सीड्स का बहुत बड़ा फायदा है। एग्जाम में आता है कि एपोमिक्टिक सीड्स से आप क्या समझते हैं, एपोमिक्सिस से आप क्या समझते हैं, और उसका फायदा बताएं। तो एपोमिक्टिक सीड्स ऐसे सीड्स हैं जिनमें निषेचन नहीं होता है, उनसे बनते हैं। फायदा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो टाइम और एनर्जी वेस्ट होने वाली क्रॉस पॉलिनेशन में, उससे बच जाएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, ये फायदा है। ठीक, हाइब्रिड वैरायटीज उसको मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान को। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, किसी प्लांट में देखा जाता है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, असंजनन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक रिसर्च चल रही है, अगर वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे कि असंजनन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है, जीन क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होता है, जीन ही तो सिग्नल्स देते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, मियोसिस कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, जितना भी काम करा रहे हैं हमारी बॉडी में, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो डिजीज है, सब जीन्स के डिफेक्ट की वजह से बहुत सारी होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी कहाँ से रेगुलेट हो रही है? जीन्स द्वारा। ठीक है ना, सेल्स के अंदर जीन्स जो है, क्रोमोसोम्स के अंदर, वो तो अगर यदि मैं असंजनन के लिए उत्तरदायी जो जीन है, जीन हर एक कार्य के लिए उत्तरदायी जीन होता है, आपको पता है कि नहीं इस बात? जेनेटिक्स है ना, हर एक काम जो बॉडी में आपके हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होता है। अगर मैं साइंटिस्ट लोग उसे आइडेंटिफाई कर लें कि ये जीन है, और उस जीन को कट करके प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा दे, सीड्स के अंदर, तो वो वैसे ही सीड्स पैदा करेंगे ना, असंजनन से। आप समझ रहे हैं, है ना? अगर उसके क्रोमोसोम में, जेनेटिक मटेरियल में ऐसे जीन को डाल दे जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? असंजनन के लिए। ठीक है, तो वो अपने आप वो सीड जो है हमेशा क्या करेगा? हाइब्रिड सीड वैसे का वैसे ही सीड बनाता रहेगा अपने जैसा, बिना क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत। ठीक है, तो ये एक रिसर्च चल रही है, अभी सक्सेस नहीं मिली पूरी तरह से, रिसर्च चल रही है। अगर ये संभव होता है तो किसानों के लिए बहुत फायदा है। एक बार बीज लाए, उसकी खेती की, और फिर उससे वापस से बीज लिए, कुछ रख लिए, और फिर उसी को लगा दिया। क्योंकि उसमें असंजनन की काबिलियत है ना। और अगर ऐसा ना होता तो जो बीज वो लाया था, भावी पीढ़ी के बीज जो होंगे वो उससे कम क्वालिटी के होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें दूसरे पौधों से पॉलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है, जो उसकी जरूरत के नहीं है, जो उसकी क्वालिटी के नहीं है। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं बात? सबको क्लियर है ये चीज, है ना? नहीं क्लियर है? किसी को डाउट? क्या डाउट है बताइए। मैं मार्केट से बीज लाया, ठीक है, मैंने पौधे लगाए, ये मेरा खेत है, मैंने यहाँ सारे पौधे लगाए, ठीक है। एक बीज लाया, हाइब्रिड सीड हाई क्वालिटी का, ठीक है, मैंने पौधे लगा दिए, करेक्ट। अब क्या होगा, ये इन सब में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बनेगा, बीज बनेंगे। फसल कैसे बनती है? ऐसी तो बनती है ना, फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, बीज ऐसी तो बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका क्रॉस हुआ, इसका क्रॉस हुआ, सबका क्रॉस हुआ, उसके बाद इसकी प्रोजेनी जो होंगी, मतलब इससे जो मुझे बीज मिलेंगे, सपोज मैं मार्केट नहीं गया खरीदने के, ठीक है, और मैंने इन्हीं को वापस से उगा दिया, मैंने बोला यार ये तो मैं वहीं से लाया था, वही है, तो मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कई सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जो इंफीरियर क्वालिटी के होंगे कि नहीं होंगे? कुछ होंगे ज्यादा क्वालिटी के अच्छे, कुछ कम क्वालिटी के होंगे, राइट। ये जो भावी पीढ़ी
है ना। इसमें सारी क्या अच्छी क्वालिटी के होंगे? नहीं। क्या गेहूं के फसल में सारे पौधे सेम क्वालिटी के होते हैं? अच्छी क्वालिटी के होते हैं। कुछ खराब भी होते हैं ना, तो इनमें से कुछ खराब भी होंगे, राइट। तो वो अगर उनके साथ क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो उनकी क्वालिटी जो है इस वाली क्वालिटी से कम हो जाएगी ना अगली जनरेशन में। नहीं समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? और यदि इनमें काबिलियत होती असंजनन की इन बीजों में, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही ब्रूड बनाता रहता वो। तो फायदेमंद है कि नहीं असंजनन किसानों के लिए? तो किसानों के लिए असंजनन इस तरीके से फायदेमंद है, क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन कौन करा सकता है? सिर्फ जो ट्रेन्ड ब्रीडर्स होते हैं वही करा, सब लोग नहीं करा सकते, है ना। ये क्लियर है? पॉलीएम्ब्रियोनी और क्रॉस। एंडोस्पर्म से आप क्या समझते हैं? फटाफट बताइए, एंडोस्पर्म क्या चीज है? देखिए, निषेचन हो गया, कल हमने देखा निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, बीज बना, ठीक है। कैसे बीज बना था? यहाँ पे था एक्सेल, ठीक है। यहाँ से पॉलिट्यूब आई, दो नर युग्मक थे, एक इससे यहाँ से एंटर करके इससे फ्यूज कर गया, राइट, और एक जो है सेंट्रल सेल से फ्यूज कर गया, ऊपर के इन सेल से कोई मतलब नहीं, सिनर्जिस से, ठीक है ना, इससे फ्यूज कर गया। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस बनेगा उसको कहेंगे, और इस सेल को क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसके न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसके सेल को क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यानी यही बनाएगा ब्रूड कोश। क्या बनाएगा? ब्रूड कोश, ठीक है, ब्रूड कोश बनाएगा। पौधों में सीड के साथ में ब्रूड भी डेवलप हो रहा है ना। यहाँ ब्रूड बनेगा 2n, ये 3n है, यहाँ ब्रूड डेवलप हो रहा है ना। साथ ही साथ एंडोस्पर्म भी डेवलप हो रहा है ना। जनरली देखा गया है ब्रूड के डेवलप होने से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म क्या काम करता है मैंने बताया था, बीज को, विकसित हो रहे बीज को क्या देता है? पोषण, क्योंकि इसके पास स्टोर्ड फूड मटेरियल ज्यादा है, खाद्य पदार्थ ज्यादा है इसके पास, इसलिए ये क्या देगा? इसको पोषण देगा, इसलिए इसको पहले डेवलप करो, है ना। आप समझ रहे? जैसे बच्चा और माँ, बच्चा पहले, माँ पहले डेवलप होगी ना, बच्चा बाद में आएगा, बच्चा पहले आएगा, है ना। उसके खिलाने पिलाने के इंतजाम करने वाले लोग होने चाहिए ना, तभी तो उसको आप लाओगे इस दुनिया में, समझ रहे हो आप? तो ये चीज है। तो पहले क्या डेवलप होगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। और एंडोस्पर्म क्या है? ब्रूड कोश क्या है? कैसे बनता है? ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, इसी का बार बार डिवीजन होता है, माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। बार बार डिवीजन होगा, तो उससे क्या बनता जाएगा? एंड में एक मास ऑफ टिश्यू बनेगा, मास ऑफ टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रूड कोश, ब्रूड कोश, ठीक है, बन गया। उसके बाद धीरे धीरे बीज भी बन रहा है, बीज भी बन रहा है, ठीक है। अब किसी पौधों में ये देखा गया है, किन्हीं पौधों में ये देखा गया है कि जो बीज विकसित हो रहा होता है ना, उसको ये ब्रूड कोश पोषण करता है, पोषित करता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। किसी में क्या होता है? बीज पूरा का पूरा इसे खत्म कर देता है पोषण ले लेकर, और किसी में क्या होता है कि एंडोस्पर्म बचा रहता है, पूरा नहीं खत्म होता, ठीक है ना। उसके उदाहरण देखने आपको अलग अलग कि ब्रूड कोश जो है किन बीजों में बचा रहता है और किन बीजों में पूरी तरह खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है बीज द्वारा। बीज को डेवलप होने के लिए ब्रूड कोश की जरूरत पड़ती है ना। तो किसी बीजों में ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, किसी बीजों में रह जाता है। जिसमें रह जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्बुमिनस सीड्स, ठीक है, एल्बुमिनस। और जिसमें खत्म हो जाता है गैर एल्बुमिनस, ठीक है ना, एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस सीड्स, ठीक है। तो ये सब टर्म्स आपको समझनी है, ठीक है। अभी ये बन गया ब्रूड कोश, बन गया पोषण देने के लिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रूड कोश पोषण देने के लिए। अब बीज बनेगा, कैसे बीज बनता है बताइए, कैसे बनता है?
यहाँ निषेचन हुआ था, है ना, एक्स सेल का, ये क्या था, एग, इसकी गुणसूत्रिका कितनी थी, एन। साथ में क्या है, एक नरयुग्मक किधर आएगा, कहाँ से, सिनर्जिड से होते हुए, पिलिफॉर्म apparatus की डायरेक्शन में सिनर्जिड से होते हुए एंटर करेगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, गुणसूत्रिका 2n, और वो क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है। उसके बाद जब इसका डिवीजन होगा फर्दर और सेल्स बड़े होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट, ये जाइगोट था, इसके डिवीजन होगा, ये क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो, और बाद में बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। उसी का डिवीजन माइटोसिस को होकर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, मैच्योर भ्रूण, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या बनाएगा, भ्रूण क्या बनाता है फाइनली, क्या बनाता है फाइनली, सीड, बीज, ठीक है। और बीज के चारों तरफ क्या बन रहा है, ओवरी, राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी ही फल होती है, ठीक है। ओवरी की जो आउटर वॉल थी, ये आउटर वॉल, ये बाद में फ्रूट की आउटर वॉल बन जाएगी, है ना, तो इसे कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ओवरी की आउटर वॉल जब फ्रूट की आउटर वॉल बन जाती है तो उसे पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। पेरी मतलब चारों तरफ, है ना, इसे पेरीमीटर पढ़ते थे आप, सर्कल का पेरीमीटर, पेरिकार्प, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार, कोई भी डाउट हो, कोई कंसेप्ट बीच में छूट रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब देखिए फ्रूट तो उससे बन रहा है, बीज फ्रूट से बन रहा है ना। बीज कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, ठीक है ना। पहले मास ऑफ सेल्स रहेगा छोटा सा, फिर गोल बनेगा, उसका गोल स्ट्रक्चर होगा, फिर नेक्स्ट स्टेज में कैसा स्ट्रक्चर होगा, हार्ट शेप, इस तरीके से, ठीक है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होगा, है ना। अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू पास होता है बीज, ठीक है ना। पहले कैसा रहेगा, मास ऑफ सेल रहेगा, बाद में गोल गोल और बड़ा सा गोल गोल हो जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल हो जाएगा। उसके बाद उसमें फर्दर डिविजन्स होंगे, हार्ट शेप बनेगा, ठीक है ना, दिल के शेप का बनेगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। अगर एक कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट, और दो कॉटिलेडन्स है तो डाइकॉट। कॉटिलेडन क्या होता है, बीज का ही वो हिस्सा, रूट का ही वो हिस्सा जो उसके पोषण के लिए रहता है, जो उसके पोषण के लिए रहता है, उसे मोनोकॉट डाइकॉट कहते हैं, ठीक है। रूट कैसे, जब एक मैच्योर रूट कैसा होता है, मैच्योर, इस तरीके से, एक मैच्योर रूट इस तरीके से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। ये डाइकॉट मैंने बनाया, डाइकॉट, दो कॉटिलेडन्स हैं, कितने हैं, दो कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन में मैंने क्या बताया, रूट का वो हिस्सा जो उसके पोषण के लिए रहता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इसमें ये डाइकॉट का मैंने बनाया, डाइकॉट, इसकी एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, इसको कहते हैं, हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, जो सेंटर से पास होती है, बॉडी के सेंटर से जो पास होती है उसकी अक्षांश, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप देख रहे हो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का वो हिस्सा जो कॉटिलेडन्स के ऊपर होता है, कॉटिलेडन्स के ऊपर होता है, उसे कहते हैं क्या, ल्यूब्यूल, ल्यूब्यूल, जो कि शूट बनाता है, शूट, ऊपर का तना जो बना है, तना, पौधे में जब बीज अंकुरित होता है, देखा है अंकुरित बीज, है ना, तो ऊपर का तना बनाएगा। और कॉटिलेडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलेडन्स के लेवल के नीचे होता है, कॉटिलेडन्स के लेवल के नीचे होता है, उसे क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं,
रेडिकल, ठीक है, रेडिकल, रेडिकल आर से रेडिकल, आर से रूट, वो जड़ बनाएगा, ठीक है। यहाँ होती है रूट टिप, ठीक है, रेडिकल। अच्छा, इसके लिए एक और टर्म यूज की है, प्लूवियल को एपिकोटाइल कहेंगे, एपी मतलब ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है उसको हाइपोकोटाइल, हाइपो मींस नीचे वाला, हाइपोकोटाइल। कॉटिलिडन्स के देखो, कॉटिलिडन्स के नीचे वाला हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन्स के नीचे वाला हाइपो, और एपिकोटाइल मतलब कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला, एपी का मतलब भी होता है ऊपर, और हाइपो का मतलब नीचे। कॉटिलिडन्स के ऊपर का हिस्सा क्या बनेगा, एपिकोटाइल, प्लूवियल जो कि तना बनाएगा, शूट बनाएगा, और कॉटिलिडन्स के नीचे वाला हिस्सा रेडिकल, रूट टिप, हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लो, रफ डायग्राम बना लो, कैसे बना लो, एनसीईआरटी से देख के बना लो, जैसे ही बना लो, ठीक है। और मोनोकॉट सीड में क्या होगा, मोनोकॉट सीड में सिंगल कॉटिलिडन होगा इस तरीके से, ठीक है, सिंगल कॉटिलिडन होगा ये, वहां पे दो थे, यहाँ पे एक सिंगल रहेगा, मोनोकॉट। चना देखा है, चना, इसके दो हिस्से रहते हैं, दो हाफ रहते हैं, है ना, फुला के कभी आपने तोड़ा होगा, डाइकॉट है, दो कॉटिलिडन्स इसमें दिखते हैं, बीच में से रूट, बीच में आपको सेंटर में रूट दिखेगा, सेंटर में रहता है, कभी उसको खोल के देखिएगा, अंकुरित करके देखिएगा, ठीक है ना। और आपने देखा होगा चने के पास, चने की एक चोंच होती है, देखा है, उस चोंच के पास एक छिद्र होता है, वो माइक्रोपाइलेंट है, और उसी से पौधा बाहर आता है। कब आएगा, जब उसी छिद्र से पानी और हवा ऑक्सीजन से मिलेगी, समझ रहे? चना देखा है, चने की चोंच है, उसके पास एक छोटा सा पोर रहता है ना, उसमें से जब पानी और ऑक्सीजन जाएगी तब वो अंकुरित होगा, और वहीं से ही फूट के वो बाहर अंकुरण, ठीक है, समझ रहे हैं। ये पार्ट आगे जाके तना बना लेगा, ऊपर का पार्ट ऐसे तना बना लेगा, इसी में से लीव्स निकलेंगी, पत्तियां, और इसमें से क्या निकल जाएंगी, जड़ें, ये रूट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। बीज का क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं एक बीज बनाऊं, ये बीज है, सपोज ये क्या है, मोनोकॉट, मोनोकॉट है ना, आप ये बना लीजिए, मोनोकॉट और डाइकॉट, ये है डाइकॉट, डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, ठीक। इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्रूट रहता है, ठीक है। जब ये डेवलप होगा तो इससे सिंगल कॉटिलिडन निकलेगी, तो क्या निकलेगा, सिंगल कॉटिलिडन, ठीक है। ये इसके पोषण के लिए रहेगा, ऐसे सिंगल कॉटिलिडन निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, ऊपर की तरफ शूट, पत्तियां वगैरह, और इसके नीचे जड़ दिखेंगी आपको ऐसे, राइट, सबको समझ रहे हैं, क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा बताओ, तो कुछ भी नहीं, जो स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं, सब कुछ नहीं। ये मोनोकॉट सीड है, इसमें सिंगल कॉटिलिडन्स है, ये डाइकॉट सीड है, इसमें दो कॉटिलिडन्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट रहेगा अगर, तो एक कॉटिलिडन न्यू रहेगा और एक ऐसे दिखता है, राइट, जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये दो बनाया ना, उसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, और ये ऊपर का पोर्शन क्या बना देगा, तना, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल, कोटाइल के ऊपर वाला, कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा क्या बनेगा, रूट, रेडिकल, ठीक है। जो घास होती है, घास
उसमें इसी एपिकोटाइल के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? नहीं, कॉटिलिडन्स को कहते हैं। घासों में कॉटिलिडन्स को कहते हैं स्क्यूटेलम, घासों में कॉटिलिडन्स को कहते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लूम्यूल कहते हैं ना, उसमें कहते हैं कोलियोप्टाइल, घासों में कहते हैं कोलियोप्टाइल। और जो नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा होता है उसको घासों में कहते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। ये सब मैं नोट्स पे देने वाला हूँ, ठीक है, नोट्स पे देंगे, ठीक है, नोट्स पे देने वाला। आपको स्किल समझना है आज के लेक्चर समझने के लिए। अभी तुम बताओ अभी क्या नहीं समझा? बहुत कुछ नहीं समझा। मोनोकॉट डाइकॉट समझा? मोनोकॉटिलिडन्स कौन से होते हैं? ऐसा एम्ब्रियो जिसमें सिंगल कॉटिलिडन रहेगा, मोनो, ठीक है। और ऐसे एम्ब्रियो जिनमें दो कॉटिलिडन्स है वो डाइकॉटिलिडन्स चना, ठीक है। आप समझ रहे हैं? अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं सीड के? ये सीड है, यहाँ पे क्या है? रूट। मेन सीड ये है रूट। ये क्या है? इसका कोट है, सीड कोट। इसको क्या कहते हैं? सीड कोट, जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, सीड कोट, ठीक है ना। और इसी की वजह से सीड सालों साल जी पाता है, जीवित रह पाता है, सीड कोट की वजह से। और इसमें जो ये पोर्शन है, आपने पूछा नहीं ये पोर्शन क्या है? ये जो बाकी पोर्शन है बड़ा सा, रूट तो छोटा सा है इसके अंदर, ये बड़ा पोर्शन क्या है? यही तो है एंडोस्पर्म, रूट पोर्शन। किसी किसी में ये रह जाता है, किसी किसी में नहीं रहता है। जिसमें नहीं रह जाता है वो गैर अल्बुमिनस हो जाते हैं, और जिसमें रह जाता है वो अल्बुमिनस होते हैं। ये क्या है? एंडोस्पर्म। बना लीजिए डायग्राम। ये क्या है? ये पोर्शन एंडोस्पर्म है, ये सीड कोट है, ये एम्ब्रियो है, डाइकॉट सीड है, डाइकॉट। अच्छा ये बताइए फाइनली कि बीज का जीवन कितना हो सकता है? एक बीज कितना जी सकता है? कितने साल जी सकता है एक बीज? कोई बताएगा? 500 साल बस। आपको पता है आर्कटिक एरिया जहां पे बर्फ जमा रहती है, आर्कटिक और अंटार्कटिक पता है, नॉर्थ पोल में है आर्कटिक। अर्थ ऐसे है तो टॉप पे जो नॉर्थ पोल है वहां पे आर्कटिक एरिया, वहां पे एक सीड मिला है बीज, क्योंकि ठंडा इलाका है तो ठंडे इलाके में बहुत सालों से वो सोया पड़ा है, मिला था। 10,000 साल पुराना है। कितने साल? 10,000 साल पुराना। और उसके 10,000 साल जब उसका जन्म हुआ होगा, उसके 10,000 साल बाद वो अंकुरित हुआ। कितने हजार साल बाद? 10,000 साल बाद अंकुरित हुआ। कितने दिन तक क्या कर रहा था? कैसे जीवित रहा? एंडोस्पर्म के बदौलत। एंडोस्पर्म थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन से देता रहा, एंडोस्पर्म थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन से देता रहा। रूट कोश, रूट के पोषण के लिए कई साल। और इसमें क्या ऐसा होता है कि ये कई साल तक जीवित रह सकते हैं? क्योंकि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं? अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। अपनी जो आंतरिक कार्यक्रम है, जो इंजन चल रहा है, उसको कम कर देते हैं। जैसे मेढक लोग है ना, ऐसे बरसात में निकल आते हैं, लेकिन ऐसे कहाँ छुपे रहते हैं, है ना। हिबरनेशन आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में, तो वो कैसे, वो छुप के कैसे रह लेते हैं? बिना खाना पीना के भी वो पड़े रहेंगे तो भी जीवित रहेंगे। कैसे? उन्होंने अपनी फैक्ट्री को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। फैक्ट्री मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो सीड भी ऐसा करते हैं, ठीक है। और सीड जब सूख जाता है तो उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है और ड्राई हो जाता है सीड, ठीक है ना, ड्राई। 10 से 15% ही पानी रह जाता है उसमें। और जब उसे अच्छे से पानी मिलता है, जैसे आप चने को उगाओ, भिगो के रख दो, उसके बाद बांधो उसे, तो वो अंकुरित होता है जब पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा? रेस्पिरेशन, एनर्जी देगा उसे, है ना। हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, ऑक्सीजन क्या करता है? एनर्जी देता है। और पानी, ठीक है, पानी तो मूलभूत जरूरत है, ठीक है। तो उससे फिर अंकुरण होगा। तो ये है आपका चैप्टर, और ये लगभग होता है फिनिश। कुछ एक दो चीजें अगर रह गई होंगी तो वो नोट्स में कवर हो जाएंगे।
किसी को कोई डाउट जो मैंने अभी तक बताया हो अभी पूछो। 1 मिनट मैं आपको देता हूँ, अगर कोई डाउट है तो पूछो, और कुछ नहीं समझ में आया तो बैठो। आपको पता है अगर क्लास में आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, टीचर जो पढ़ा रहा है सब समझ में आए, तो आप पहले से ही चैप्टर पढ़ते हो, पहले से, चाहे जितना समझ में आए, तो रीडिंग मार के हो, समझे नहीं समझे, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन उसको एक बार पढ़ के हो, डायग्राम देख कर आओ, तो आप ना, आपका माइंड ज़्यादा रिसेप्टिव बनेगा, कैच करेगा, एंटी करेगा।